Good morning, dear students. So beta we are discussing chapter number 3 history ruling the countryside. So beta यहाँ पे हमने last lecture किया था, in that we had discussed about permanent settlement, then Mahalwadi settlement, and third Munro system, or we can say Rayatwadi system. First permanent settlement was started in 1793 by Lord Cornwallis, and Mahalwadi system was started in 1822 by Holt Mackenzie, and Rayatwadi system was started by Thomas Munro. ओके, तो ये तीन सिस्टम थे, तीनों ही क्या थे? लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड सिस्टम है, और उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस किए थे. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 30, क्रॉप्स फॉर यूरोप. ओके, सो बेटा एज यू नो ब्रिटिशर्स वर रूलिंग देयर, ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे, एंड दे वांट मोर एंड मोर रिसोर्सेज, उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज वो यहाँ से लेना चाहते थे. ओके, सो सम क्रॉप्स एट दैट टाइम हैज़ अ ह्यूज डिमांड इन यूरोप, वहाँ पे बहुत डिमांड थी. सो दैट्स वाई दे फोर्स्ड हेयर इंडियन फार्मर्स टू प्रोड्यूस दोज क्रॉप्स. तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया? प्रेशराइज किया, फोर्स किया वो वाले जो क्रॉप्स थे उनको प्रोड्यूस करने के लिए. सो विच क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स थी? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दोज क्रॉप्स. ओके, सो फर्स्ट पेज नंबर 30, टॉपिक इज क्रॉप्स फॉर यूरोप. ओके, तो आज हम कौन पढ़ रहे हैं? क्रॉप्स फॉर यूरोप. So the British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि जो कंट्री साइड है यानी विलेजेस हैं, जो फार्मर्स हैं, वो कंपनी का डिमांड तो पूरा कर ही रहे हैं टैक्सेस का, साथ में अगर हम उनसे वो वाले क्रॉप्स उगवाएं जो यूरोप में रिक्वायर्ड है, यूरोप में जिनका डिमांड है, तो हमें रेवेन्यू भी मिलेगा, जो लैंड रेवेन्यू है, टैक्सेस है, वो भी मिलेंगे, प्लस में वो वाले जो क्रॉप्स हैं वो खरीद के हम उनको यूरोप भेज सकते हैं, वहाँ से और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. बाय द लेट 18th century द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो. सो दैट्स वाई कंपनी वॉज कीन टू एक्सपेंड द एरिया ऑफ ओपियम एंड इंडिगो प्लांटेशन. ठीक है, ओपियम होता है बेटा अफीम, एक नशे के लिए इस्तेमाल होती है ओपियम, एंड इंडिगो होता है नील. पहले क्या होता था, जो कॉटन के कपड़े हैं ना, तो उनमें नील जो डलता है धोने के बाद, ठीक है, जिससे उनका जो कलर है वो फाइन वाइट बना रहता है. अदरवाइज अगर वाइट कपड़े को बार बार धूप में सुखाएंगे तो वो पीला पीला सा होने लगता है. ठीक है, तो नील डालने के बाद क्या होता है, वो उसका जो वाइटनेस है वो बनी रहती है. तो जो इंडिगो था उस टाइम, वो एक इंडिगो का प्लांट होता है, पेड़ होता है, पौधा होता है, तो उससे वो नील बनता है. इन दिस सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टिवेटर इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स. तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कई जगह पे किसानों को मनाया वो प्रोडक्शन करने के लिए, वो क्रॉप्स उगाने के लिए. जहाँ पे धक्का चल सकता था फोर्स भी किया, जहाँ पे प्यार से बनता था प्यार से, हर तरह के हथकंडे वो यूज़ करते थे. सो विच क्रॉप्स? जूट इन बंगाल, बंगाल में उन्होंने किसके लिए प्रेशराइज किया? जूट के लिए. टी इन आसाम, आसाम में चाय. शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, नाउ इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने गन्ना उगवाया. एंड वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र, एंड पंजाब राइस इन मद्रास. ठीक है, तो यानी कि अलग अलग एरिया में उन्होंने अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उनको फोकस पे लिया. आज भी ये एरिया इसी क्रॉप के लिए फेमस है. हरियाणा पंजाब में आज भी वीट उगता है ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में आज भी गन्ना ज़्यादा उगता है, आसाम में आज भी चाय है, बंगाल में आज भी राइस एंड जूट है, और मद्रास यानी कि जो साउथ इंडिया उसमें चावल ज़्यादा उगता है. How was this done? The British used a variety of method to expand the cultivation of crop that they needed. तो कैसे हुआ ये, कैसे उन्होंने लोगों को कन्विंस किया या फोर्स किया? तो उन्होंने इसके लिए बहुत सारे तरीके यूज़ किए. So they used many methods. Let us take a closer look at the story of one such crop, one such method of production. तो हम एक क्रॉप की बात करते हैं
और एक मेथड की बात करते हैं, उन्होंने कैसे लोगों को फोर्स किया या परsuade किया प्रोडक्शन के लिए। डज कलर हैव ए हिस्ट्री, पे क्या आपको लगता है रंगों की भी हिस्ट्री है? अब जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको क्या दिखाया हुआ है, एक कपड़े दिखाए हैं, ओके। तो फिगर 5 and 6 आर 2 इमेज ऑफ कॉटन प्रिंट्स। तो ये क्या दिखा रहे हैं, कॉटन प्रिंट्स यानी कॉटन का कपड़ा है। द इमेज ऑन द लेफ्ट फिगर 5 शोज ए कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। ये जो कपड़ा है जो फिगर 5 में दिखा रखा है, रेड एंड येलो कलर के, उसमें फूल बूटियाँ सी बनी हुई हैं, जो आंध्र प्रदेश के वीवर्स बुनते थे और उसको क्या कहते थे, कलमकारी। On the right is a floral cotton print designed and produced by William Morris, a famous poet and artist of 19th century Britain। ठीक है, और एक यहाँ पे क्या है, मॉरिस कॉटन प्रिंट, जो कि किसने, विलियम मॉरिस, जो कि एक पोइट था, उसने डिज़ाइन किया था उसके लिए, तो वो कपड़ा जो था बनता था। देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन टू प्रिंट्स, बोथ यूज ए रिच ब्लू कलर। ठीक है, दोनों में आप देखो क्या है, इसका भी बेस ब्लू है और इसका भी ब्लू शेड ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, बोथ यूज ए रिच ब्लू कलर कॉमनली कॉल्ड इंडिगो। ठीक है, तो जो कि क्या इंडिगो से आता है। ठीक है, यानी जो नील से है। डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस, अब ये रंग कैसे उगाया जाता था, यानी इंडिगो कैसे उगाया जाता था। द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड इंडिगो। तो ये जो इंडिगो था, ये जो नील था, ये कहाँ है, ये एक प्लांट होता है, पौधा होता है। हिंदी में इंडिगो को क्या कहते हैं, नील। ठीक है, It is likely that the blue dye used in Morris print in 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. So, जो मॉरिस कॉटन है वो बनता इंग्लैंड में था। ठीक है, बट जो डाई कलर यूज़ हुआ, उसमें जो कलर यूज़ हुआ ब्लू, वो कल्टीवेशन कहाँ होती थी, इंडिया में होती थी। यानी इंडिया से ब्लू कलर कहाँ भेजा जाता था, इंग्लैंड में। For India was the biggest supplier of indigo in the world at that time। ठीक है, Why the demand for Indian indigo, अब इंडियन इंडिगो की डिमांड ज़्यादा क्यों थी। ठीक है, The indigo plant grows primarily in the tropics। पहली बात तो इंडिगो का जो प्लांट है वो ट्रॉपिक एरिया में उगता है। By the 13th century Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France, Britain to dye cloth। ठीक है, और ये कोई नई बात नहीं थी, पहले भी 13th सेंचुरी में भी कपड़े की रंगाई में जो ब्लू कलर है, जो इंडिगो है, वो यूज़ होता था इटली में, फ्रांस में एंड अदर यूरोपियन प्लेसेस पे, जो कि कहाँ से जाता था, इंडिया से ही जाता था। However, only small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high। तो उस टाइम पे बहुत थोड़ी अमाउंट में ही इंडिगो यूरोप जाता था, इंडिया का, और उसकी जो कॉस्ट थी वो भी ज़्यादा थी, वहाँ पे काफ़ी महंगा पड़ता था ब्रिटेन एंड यूरोप में। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज। तो इसीलिए वहाँ यूरोप के अंदर एक वोड नाम का पौधा था, जिससे कि क्या होता था, उनको वॉयलेट एंड ब्लू शेड का कलर मिलता था, बट उसका ब्लू शेड उतना अच्छा नहीं था जितना इंडिगो का था। इसीलिए यूरोप में इंडियन इंडिगो वाला जो कलर होता था वो अच्छा मानते थे, इसीलिए वो महंगा भी बिकता था। और दूसरी चीज़, वो इंडिया से सप्लाई उतनी होती नहीं थी, आज से 700 साल पहले की बात है ये। ठीक है, तो सप्लाई ज़्यादा होती नहीं थी, इसलिए भी महंगा होता था। So being a plant of the temperate zone, wood was more easily available in Europe। अब wood जो है ये एक टेम्परेट प्लांट है। टेम्परेट बोले तो ऐसे एरिया में जो ठंडे एरिया में होता है, और ब्रिटेन यूरोप का जो एरिया है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का, वो टेम्परेट जोन में है, ठंडे एरिया हैं, तो वहाँ पे वो ज़्यादा उगता था, तो ईजिली अवेलेबल भी था। So it was grown in northern Italy, southern France and in part of Germany and Britain।
तो वोड वाला जो ये प्लांट था ये नॉर्दर्न इटली में, साउदर्न फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में उगता था। Worried by competition from indigo, wood producer in Europe pressurized their government to ban the import of indigo। तो जो वोड प्रोड्यूसर्स थे उनको लगता था भाई वो इंडियन इंडिगो की क्वालिटी का मुकाबला तो कर नहीं सकते, उसमें इतनी क्वालिटी नहीं है, तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो क्या करे, वो बैन करे इंडियन इंडिगो को। क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई। हालांकि जो वहाँ के डायर्स थे, ठीक है, जो डाई करते थे वो फिर भी इंडिगो को ही प्रेफर करते थे, वोड यूज़ नहीं करते थे ज़्यादा। इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर, क्योंकि इंडिगो जो था एक बहुत अच्छा ब्लू कलर देता था, वोड उतना अच्छा ब्लू कलर नहीं देता था। वेयर इज़ द डाई फ्रॉम वोड वॉज पेल एंड डल। बाय द 17th century, यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर परसुएड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट। ठीक है, बट 17th सेंचुरी तक क्या हुआ, यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर परसुएडेड, यानी कि जो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे, कपड़ा बनाने वाले थे, उन्होंने गवर्नमेंट को कन्विंस कर लिया, मना लिया कि इंडिगो के जो बैन लग गया था इंडिगो पे, उस पे बैन हटवाने में, कुछ छूट लेने में। द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिनिक इन द कैरेबियन आइलैंड्स। ठीक है, अब फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका से नीचे साउथ अमेरिका है, बीच में कुछ कंट्रीज़ हैं बेटा। ठीक है, मैं आपको मैप बना के दिखाता हूँ। वर्ल्ड मैप अगर आपने बेटा नहीं देखा है तो पहले वर्ल्ड मैप देखो। ठीक है, वर्ल्ड मैप का व्यू लो तो बेटा यहाँ पे क्या है कि कुछ तो ये है बेटा नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, बीच में यहाँ पे कुछ छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, और ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच का जो सी है इसको कहते हैं कैरेबियन सी। ओके, तो कैरेबियन सी में यहाँ छोटी छोटी कुछ आइलैंड कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पे एक छोटी सी कंट्री थी सेंट डोमिनिक। सेंट डोमिनिक पे फ्रांस ने कब्जा कर लिया और वहाँ से इंडिगो जो था वो उपजा के उसको यूरोप में भेजना शुरू कर दिया। So by the 17th century, European cloth producer persuaded their government to relax the ban on indigo import. The French began cultivating indigo in Saint Dominic in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, और यहाँ पे है ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंट्री है ब्राज़ील यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ब्राज़ील था ये पुर्तगाल के कब्जे में था, तो पोर्टुगीज़ ने ब्राज़ील में, यही इन आइलैंड में एक छोटा सा कंट्री है जमैका। ठीक है, तो द इंग्लिश इन जमैका, यानी इंग्लैंड वालों ने जमैका में, एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला, यहाँ पे कंट्री है वेनेजुएला, वहाँ पे स्पेन का कब्जा था। ठीक है, तो उन्होंने यानी स्पेन वालों ने वेनेजुएला में क्या किया, इंडिगो का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ पार्ट में उन्होंने किया। तो आपको मैंने बताया था इंडिगो इज़ ए ट्रॉपिक प्लांट, यानी ट्रॉपिक जो इक्वेटर के पास के इलाके हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर, बट फिर भी इंडियन इंडिगो की बात ही अलग थी। तो 18th सेंचुरी के एंड तक जो इंडियन इंडिगो का डिमांड था वो बढ़ता रहा। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। अब ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्री सेटअप होने लग गई और वहाँ पे जो कॉटन का प्रोडक्शन था वो बहुत बढ़ गया। कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ने के बाद उसने अनदर कंट्रीज़ में सेल करना शुरू किया, तो इंग्लैंड की जो वेल्थ थी बहुत बढ़ गई, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज। अब जब इंग्लैंड में कॉटन ज़्यादा बनने लग गई और वो कॉटन पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे बिकने लग गई, मशीन से बना हुआ कॉटन कपड़ा वैसे ही सस्ता पड़ता था,
ठीक है, तो वो ज़्यादा बिकता था। अब जब कॉटन कपड़ा ज़्यादा बिकने लग गया, वो भी वाइट, तो ऑब्वियसली नील की, इंडिगो का जो डिमांड था वो और ज़्यादा बढ़ गया। While the demand for indigo increased, its existing supply from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. अब इधर से तो डिमांड बढ़ रहा था इंडिगो का, बट ये जो अमेरिकन एरियाज़ में इंडिगो की फार्मिंग हो रही थी वो उस टाइम पे ख़त्म हो गई किसी रीज़न से। Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. तो 1783 से 89 तक जो इंडिगो का प्लांटेशन है, इंडिगो का प्रोडक्शन है, वो आधा रह गया। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। तो जो ब्रिटेन में डाई कलर के सप्लायर्स थे, उन्होंने अब कोई नई जगह ढूंढनी शुरू कर दी। सो फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोड्यूस, तो कहाँ पर वो उगा सकते थे? सो ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। अब ब्रिटेन को इंडिया में एक बहुत बड़ा एरिया उनके कैप्चर में था, उनको लगा भाई इंडिया में ही ट्राई करते हैं। सो फेस्ड विद राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वे टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। तो अब ब्रिटेन जो था वो इंडिया के में आके, इंडिया में पहले से रूल चल रहा था उसका, तो उन्होंने इंडिया को अब अपना इंडिगो कल्टिवेशन के लिए टारगेट बनाना शुरू कर दिया। So from the last decades of 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. तो क्या हुआ कि जो 18th सेंचुरी का लास्ट पीरियड था, यानी कि 1790 के बाद का जो पीरियड है, इस पीरियड में बंगाल में उस टाइम पे बहुत बड़ी अमाउंट में इंडिगो प्लांटेशन होने लग गई। इवन पूरे वर्ल्ड मार्केट में ही बंगाल जो था वो अच्छा प्रोड्यूसर बन गया। In 1788, only about 30% of indigo imported into Britain was from India. तो 1788 तक भी जो 30% इंडिगो जा रहा था वो इंडिया से जा रहा था। ओके, बाय 1810 द प्रोपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%। ठीक है, देखो इंग्लैंड में जो इंडिगो जा रहा था 1788 तक कितना, 30% इंडिगो कहाँ से जाता था? इंडिया से जाता था। बाकी 70% इंडिगो कहाँ से आता था? वो अदर पार्ट से आता था। ठीक है, बट 1810 में क्या हुआ, जो सिनेरियो था बिल्कुल चेंज हो गया, यानी कि सारा फोकस किस पे आ गया? इंडिया पे। और 1810 तक कितना परसेंट? 95% इंडिगो कहाँ से जाना शुरू हो गया? इंडिया से जाना शुरू हो गया, यानी बाकी वर्ल्ड मार्केट से ओनली 5%, यानी कि इंडिया बिकेम द सोल प्रोड्यूसर ऑफ इंडिगो फॉर ब्रिटेन। ठीक है, एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, कमर्शियल एजेंट एंड ऑफिशियल ऑफ कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। अब जब डिमांड बढ़ गया, सप्लाई आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है, तो कंपनी ऑफिशियल्स एंड अदर इन्वेस्टर्स नाउ स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू इंडिगो कल्टीवेशन। तो बहुत सारे लोगों ने, कंपनी ऑफिशियल ने भी इंडिगो प्रोडक्शन में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। Over the years, many company officials left their jobs to look after their indigo business. बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स ने, तो जो कंपनी में काम करते थे ऑफिसर्स, उन्होंने अपनी जॉब ही छोड़ दी और जॉब छोड़ के क्या करने लग गए? इंडिगो फार्मिंग करने लग गए, नील की खेती करने लग गए। या उन्होंने क्या किया हुआ था, पैसा लगा रखा था, तो कुछ बंदे काम पे लगा के वो इंडिगो की खेती कराते, फिर उससे नील बनवा के बेचते थे। तो उन्होंने जॉब ही छोड़ दी, पूरा वो अपना कंट्रोल करने के लिए, पूरा अपना बिजनेस संभालने के लिए। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स, न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स। तो उनको लगा भी इस धंधे में तो बड़ा पैसा है, इसलिए बहुत सारे इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से जो लोग थे वो इंडिया में आने शुरू हो गए। Those who had no money to produce indigo could get loans from company and the banks that were coming up at the time. अब जिनके पास पैसा भी नहीं था वो या तो कंपनी से उधार ले सकते थे, लोन ले सकते थे, या बैंकों से उस टाइम में जो बन रहे थे उनसे लोन ले सकते थे, और क्या कर सकते थे? इंडिगो प्लांटेशन में काम कर सकते थे। ठीक है, जो उस टाइम पे बड़ा फ़ायदे का सौदा बना हुआ था। ओके, तो इस तरह उन्होंने क्या किया? इंडिगो प्लांटेशन जो है वो कराई। ठीक है,
अब इंडियंस को क्या बेनिफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, उन्होंने कैसे रिटेलिएशन किया, कैसे उसके अगर नुकसानदायक था तो कैसे प्रोटेस्ट किया, वो सब बातें हम करेंगे नेक्स्ट। ओके बेटा, तो आई होप आज की जो आपको लेक्चर है समझ आई है बेटा। कोई डाउट आता है तो मुझे चैट में भेज दिया करो। ओके, थैंक यू सो मच।